वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। सर जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे कैलेंडर का चैप्टर और कैलेंडर के चैप्टर में ये हमारा दूसरा जो है आज का सेशन रहेगा, जिसमें हम सारे इस कैलेंडर एंड क्लॉक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का हमारा चैप्टर विद दिस क्वेश्चन। इफ द 25th ऑफ अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, द नंबर ऑफ मंथ्स इन दैट ईयर विल बी। देखिए कभी कभार इस किस्म का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कल हमने देखा विच डे, कौन सा दिन क्या होगा, ये हमने कल फार्मूला के जरिए किया। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बिना फार्मूला के ही आपको निकालने पड़ते हैं। बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 25th ऑफ अगस्त इन ए ईयर है, 25th ऑफ अगस्त वो क्या है, दैट इज थर्सडे। अब देखिए अगस्त का महीना चल रहा है तो कितने डेज होंगे, 31 डेज होंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूंगा। 31 डेज है ना, बस मैं सॉल्व करूंगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। देखिए 25th क्या है, थर्सडे, तो मैं लिखूंगा थर्सडे, ठीक है ना। 26 क्या होगी, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, तो 29 क्या होगी, मंडे। मतलब ये हुआ कि मुझे निकालना है कि मंडेज कितने हैं, देन नंबर ऑफ मंडेज, ठीक है ना, मंडेज, नंबर ऑफ मंडेज, MONDAYS, नंबर ऑफ मंडेज इन दैट ईयर। इस साल में कितनी मंडेज होंगी, इस मंथ में, इस अगस्त के मंथ में कितनी मंडेज होंगी, बस वो हमें कैलकुलेट करना है। अब मसला ये पैदा होता है, मैंने लिखा 25th थर्सडे है तो 29 मंडे होगी। अब देखिए 29 जब मंडे होगी, हम देखेंगे किन किन डेट्स पे अब मंडे होगी। 29 के बाद तो मंडे होगी ही नहीं, क्योंकि फिर आएगी ट्यूसडे, वेडनेसडे, वहीं पे खत्म हो जाएगा ये मंथ। अब हम देखेंगे इससे पहले अब कब मंडे होगी। अब हमें पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, बस करते जाओ -7, करते जाओ -7, पीछे जाना है तो करते जाओ -7, करते जाओ -7, तो 29 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 22। इस दिन भी मंडे होगी। 22 में से हम और माइनस क्या करेंगे, और माइनस करेंगे 7। जब 22 को हम फिर से माइनस क्या करेंगे, 22 को फिर से -7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 15, ठीक है ना। तो 15 को भी क्या होगी, मंडे। 15 में से फिर से माइनस करेंगे 7 तो हमें मिलेगा 8। 8 को भी क्या होगी, मंडे। 8 में से माइनस करेंगे 7 तो मिलेगा 1, तो फर्स्ट को भी मंडे होगी। बस यही तो मंडेज होंगी, 1 2 3 4 5। मतलब की बात यह है कि अगस्त के मंथ में आपको 5 मंडेज मिलेंगी। करना कुछ नहीं था, कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है आपको। बस आपसे क्वेश्चन पूछा, सपोज जाएगा कि 20th ऑफ अगस्त को मंडे है, से फॉर एग्जांपल, को थर्सडे है, से फॉर एग्जांपल। अब हमने चेंज किया तो आपको कैलकुलेट करना है मंडेज क्या है। बस आपको देखना है कि अगर 20 है थर्सडे, ठीक है ना, 20 है थर्सडे तो 21 22 23 क्या होगा, ठीक है ना। तो या यूं आप दूसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट करोगे, लेकिन वैसे तो हमें मंडे की जरूरत है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो 20 21 22 23 और 24 को भी मंडे होगी। अब देखिए 24 के को ऐड करिए +7, तो 31 को भी क्या होगी, अब मंडे होगी। मतलब एक मंडे यहाँ पे, एक मंडे यहाँ पे, फिर 24 को माइनस करते जाइए 7, करते जाइए 7, और देखिए लास्ट में आपको मंडे कहाँ पे मिलेगी, उनको ऐड करिए तो आपको मंडेज मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कल के लेक्चर में हमने क्या देखा, कल के लेक्चर में सिंपली हमने देखा कि अगर एक साल होगा और हम क्या को करेंगे, अगले मंथ में जाएंगे, उसी साल के किसी और मंथ में चले जाएंगे और फिर हमें वो डेट कैलकुलेट करना होगा तो हमें इजी हो जाएगा। लेकिन अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि हमारे पास, सपोज फॉर एग्जांपल, मैं सीधे क्वेश्चन लिखूंगा जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे है, इफ 1 Jan 2016 इज, ठीक है ना, इफ 1 Jan 2016 इज मंडे, तो आपको बोलना है देन 1 Jan 2017 क्या होगा, ठीक है ना। अगर 1 जनवरी 2016 मंडे है तो 1 जनवरी 2017 क्या है। अब वहां पे हम क्या करते थे, मंथ स्क्वायर करते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे, कोई फार्मूला नहीं करेंगे, बस दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए अगर हम जनरली एक साल को लेते हैं, सपोज ये एक साल कब शुरू होता है, 1 जनवरी 2016। इसी साल का लास्ट का दिन कब होता है, साल का लास्ट का दिन कब होता है, साल कब कंप्लीट होता है, दैट इज 31 दिसंबर 2016। ये तो समझ में आया।
ठीक है ना। अगर कोई साल 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हुआ तो होता ही है एक साल, ठीक है ना। 4 जन से स्टार्ट होता है हर कोई साल, नया साल 4 जन से स्टार्ट होता है, तो लास्ट कब होता है 31st। अब से फॉर एग्जांपल कोई मैं आपको कह रहा हूं कि 20 मार्च 2018 से आप कैलकुलेट करो एक साल, ठीक है ना। अब जब 20 मार्च हमने लिया 2018 से अगला साल कब आएगा, एक साल कब कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज 19 मार्च 2019। बस एक दिन काम करना है यहाँ पे, ये समझना है आपको, ठीक है ना। एक दिन यहाँ पे कम लिखना है, दैट्स इट, काम आपका हुआ। जैसे 1 जन एक दिन कम 31 दिसंबर। इसी तरीके से मैं आपको कहूंगा कि 27 नवंबर से एक 27 नवंबर 2020 से एक साल कैलकुलेट करो, एक साल गिनो तो वो आएगा 26 नवंबर 2021। बस यही यहाँ पे याद आपको रखना है, यही लॉजिक हमें यहाँ पे यूज करना है, जिनसे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं करना क्या है यहाँ पे। अब मैंने बोला 1 जन, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2016, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1 जनवरी मंडे होगी, ठीक है ना, ये मंडे है, तो हमें देखना है 1 जनवरी 2017 क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। जो 16 है ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है ना। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। बस मैं आपको सिंपल लॉजिक से समझाऊंगा, +1 +2 का कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। मे भी आपने कहीं कहीं से पढ़ा होगा +1 +2 का कॉन्सेप्ट, बस वो मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको सिंपल लॉजिक से समझाऊंगा। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको ना प्लस करना है ना माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ये तो आप सबको पता ही है। जो लीप ईयर होगा इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी 2016 मंडे है तो 31 दिसंबर 2016 के दिन कौन, ठीक है ना, इस दिन कौन सा डे होगा, दैट विल बी ट्यूसडे, दैट विल बी ट्यूसडे, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होगा। देखिए मसला क्या है, देखिए मसला क्या है। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा 1 जनवरी 2015, ठीक है ना, या मैं लिखूंगा 1 जनवरी 2014। अब 14 लीफ ईयर तो नहीं है, ये साल कब खत्म हो जाएगा, 31 जैन 2015, 31 दिसंबर 2015, इस दिन ये साल खत्म हो जाएगा। अब मसला क्या है, करना क्या है, यहाँ पे हमें देखना है कि अगर 1 जनवरी 2014, अगर मैंने कहा अगर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्यूसडे है, अगर ये ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2015 क्या होगा, इस दिन साल कंप्लीट हुआ तो इस दिन भी ट्यूसडे होगी। बस ये कॉन्सेप्ट है। जिस दिन कोई ईयर स्टार्ट होता है, जिस दिन वो ईयर एंड होता है, वो सेम डेट्स होते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो +1 होगा, बस ये याद रखना था। लीप ईयर में +1 होता है। मैंने बोला और एक एग्जांपल लूंगा, अगर 1 जन 2013 ट्यूसडे है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 31 दिसंबर 2014 क्या होगा, ये ट्यूसडे, ये भी ट्यूसडे। जिस दिन साल स्टार्ट होता है, जिस दिन ईयर एंड होता है, सेम 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 यहाँ पे होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए मैंने आपको इजीली ये क्वेश्चन समझाया, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर भी आया होगा। मैंने बोला कि 1 जन 2016 अब लीप ईयर है, अब लीप ईयर है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या मसला होगा, 35 दिसंबर 2016 को ट्यूसडे होगी। सर मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगी, ट्यूसडे होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 जनवरी के दिन क्या डेट होगा। अब +1 करो, करेंगे ना, क्योंकि अब हमें ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा, दैट मीन्स ट्यूसडे, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा वेडनेसडे। मतलब ये बात हुई कि अगर 1 जन 2016 क्या है, मंडे है, तो आपको बोलना है 1 जन 2017 क्या है, तो 1 जन 2017 क्या है, वेडनेसडे। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा और यहां से आपको 1 जन आएगा, यहां से भी आपको सेम डेट्स आएंगे जो आपको कैलकुलेट करने हैं, डेट सेम होंगे, मतलब एक साल पूरा होगा प्लस एक दिन होगा, एक दिन ये एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे। जैसे 1 जन लगता तो है 1 जन 2016 से 1 जन 2017 तक एक साल है, लेकिन ये साल तो विद इन ईयर ही कंप्लीट हो जाएगा, ये तो अगले साल का पहला दिन है। मतलब ये हुआ कि अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन अब सॉल्व करना होता तो ये मंडे था, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था, +2 करना था, बस कुछ नहीं करना था। मंडे है हमारे पास, अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, +2 करेंगे, मंडे को +2 करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे हमारा आंसर आएगा। सर ये +2 कहां से आया, ठीक है ना, ये +2 कहां से आया, क्योंकि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट, बस तो वेडनेसडे का आंसर आएगा। बट आई प्रेफर यू कि आप सीधे लॉजिक से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। बस अब आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास लीप ईयर होगा और हम किसी
ठीक है ना, ईयर में जनरल ईयर में चले जाएंगे तो वहां पे मसला क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है, +1 का कॉन्सेप्ट है। फिर अगर हमें अगले साल का कैलकुलेट करना होगा तो फिर +2 यहाँ पे होगा, बस उसमें आपको नहीं जाना है, आप लॉजिक से ही इसको याद रखो, मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स है जिनको मैं यहाँ पे पेन डाउन करूंगा। देखिए, लीप ईयर गेट्स रिपीटेड आफ्टर 28 ईयर्स, ये याद रखना है। कभी कभार एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीप ईयर कब रिपीट होता है, आफ्टर 28 ईयर्स। इसके बाद लीप +1 ईयर, वो कब रिपीट होता है। देखिए, लीप ईयर रिपीट होता है 28 ईयर्स के बाद, लीप +1 ईयर रिपीट होता है 6 सालों के बाद, ठीक है ना, 6 सालों के बाद। और लीप +2 या 3 ईयर वो कब रिपीट होता है, दैट गेट्स रिपीटेड आफ्टर 11 ईयर्स। सर ये क्या मसला, आप क्या बकवास बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो कि लीप है, वो है, ये है, बस इतना आपको याद अब यहाँ पे रखना है। सर आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो, बस क्या आपको याद रखना है कि लीप ईयर जो होता है वो रिपीट होता है आफ्टर 28 डेज। कोई भी लीप ईयर ले लो, ठीक है ना, आपसे ही मैं पूछूंगा, कोई भी लीप ईयर ले लो। चलिए आपके माइंड में 2014 आ गया, ठीक है ना, सॉरी 2016 आ गया, ठीक है, ये लीप ईयर आपके माइंड में आ गया, मेरे माइंड में भी 2016 आया, तो ये 2016 कब रिपीट होगा, क्या मतलब रिपीट कब होगा, 2016 में जो कैलेंडर है, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है ना, मंडेज का अलग सा एक डेट है, ट्यूसडेज का अलग सा एक डेट है, वेडनेसडेज का, मतलब पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, डिट्टो कैलेंडर कब होगा, दैट विल बी आफ्टर 28 ईयर्स। इसको 28 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 2044 में आपको 2044 और 2016 का सेम कैलेंडर निकलेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको बताया जाता है, जरा बताइए आप 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2000 वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब 2000 लीप ईयर है तो कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद, तो 2028 इसका आंसर आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे लीप +1 ईयर कब रिपीट होगा, लीप +1 ईयर कब रिपीट होगा। सो लीप +1 ईयर 6 साल के बाद रिपीट होता है। से फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपने 2016 की एग्जांपल ली, दैट्स अ लीप ईयर, इसके बाद आएगा 2017, देखिए रैंडमली भी आप कोई ईयर ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली एक ईयर लूंगा, मेरे माइंड में फॉर एग्जांपल 2009 आ गया, रैंडमली एक ईयर। अब 2009 से पहले 2008 है, 2008 लीप ईयर है, मतलब जब ये कंडीशन होगी, लीप ईयर +1 ईयर। अब 2017 से पहले 2016 है, मतलब लीप +1 ईयर 2017 है, इसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो जरा 2017 को 6 ऐड करिए, 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 2023, तो मतलब 2023 और 2017 का कैलेंडर सेम होगा। इसी तरीके से 2009 इसको भी प्लस करिए, 23 9 10 11 12 23 2032 का कैलेंडर, सॉरी +6, ठीक है ना, 2009 मैंने यहाँ पे लिया, इसलिए इसका कैलेंडर भी 6 साल के बाद रिपीट होगा। सो 9 10 11 12 13 14 15, तो 1, तो 2015 में और 2009 का कैलेंडर सेम होगा। बस कहने का मतलब यही है कि लीप +1 ईयर 6, मतलब लीप +1 ईयर का कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट होता है। अगर अब लीप +2 ईयर होंगे या 3 ईयर्स होंगे तो वो कैलेंडर 11 सालों के बाद रिपीट होता है। से फॉर एग्जाम्पल 2018 कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा। अब 2018 का मसला क्या है, 2016 लीप ईयर है, प्लस जब इसको 2 हम करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 2018। अब 18 तो लीप ईयर नहीं है, 18 क्या है, यानी लीप ईयर +2, ठीक है ना, तो 2018 मिला। इसका कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, 11 साल के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ 2029 और 2018 का कैलेंडर सेम होगा, 2029 और 2018 का कैलेंडर सेम होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अब सपोज यहां पे 2019 होगा, ठीक है ना, 2018 तो मैंने लिया। अब से फॉर एग्जांपल 2019 यहां पे होगा, इसका भी कैलेंडर 29 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, तो वो 2030 में रिपीट होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। देखिए मैं यहां पे क्वेश्चन पेन डाउन करूंगा,
जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। If 1 Jan 2016 is Monday, then 1 Jan 2017 will be। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। सच है तो ये हमने क्वेश्चन किया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया कि अगर 1 जनवरी 2016 मंडे है तो 1 जनवरी 2017 क्या होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 2012 और यहाँ पे लिखूंगा 2013। अगर 1 जनवरी 2012 मंडे है तो 1 जनवरी 2013 क्या होगा। मैंने आपको बोला बस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 12 हमारे पास लीप ईयर है, तो अगर 1 जन से ये हमारा साल स्टार्ट होता है तो एंड कब होता है 31 दिसंबर। मतलब 31 दिसंबर के दिन कौन सा डे होगा, ये मंडे है तो 31 दिसंबर के दिन क्या होगा +1 होगा, क्योंकि लीप ईयर है तो ये आएगा ट्यूसडे। अब ट्यूसडे है, अब फर्स्ट जैन को फर्स्ट जैन है तो प्लस करेंगे फर्स्ट जैन का भी दिन तो ट्यूसडे, तो इसका आंसर आएगा वेडनेसडे। ठीक है ना, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यहाँ पे ये मैंने आपको रिपीट में ये क्वेश्चन समझाया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मैं बोर्ड पे 1-2 क्वेश्चन लिख के रखूंगा जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17th December 2002, व्हाट वाज द डे ऑन 22nd December 2004। अब देखिए 3 साल का गैप यहाँ पर दिया हुआ है, बस लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं लिखूंगा 17th December 2002। आपको एग्जाम में इतना तो नहीं लिखना है, आप तेज तेज लिख सकते हो, जस्ट 7/2 लिखोगे तो सारा समझ में आएगा। अब ये साल कब खत्म होगा, ठीक है ना, ये साल 17 दिसंबर 2002 कब खत्म होगा, कब एक साल काउंट किया जाएगा 16th जी, ठीक है ना, 16 दिसंबर 2003। और ये साल कब कंप्लीट हो जाएगा 15 दिसंबर 2004। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट्स ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए मैंने क्या बोला, 17 दिसंबर 2002 दिया हुआ है, 16 दिसंबर एंड 15 दिसंबर। अब देखिए करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। 17 दिसंबर 2002 हमें क्या दिया हुआ है, सैटरडे, हम लिखेंगे सैटरडे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब ये साल 2002 तो लीप ईयर नहीं है, जब लीप ईयर नहीं होगा तो अगला साल जो जो जिस साल ये साल एंड होगा, जिस डेट पे ये साल एंड होगा, जिस डेट पे ईयर एंड होगा वो भी वही होगा, मतलब सैटरडे। अगर अभी लीप ईयर होता, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीप ईयर हमारा होता या ये लीप ईयर होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक दिन ऐड हो जाता, एक दिन ऐड हो जाता। अब ये भी सैटरडे है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 04 है, मतलब ये लीप ईयर है। 04 जब लीप ईयर है तो इसमें +1 हो जाएगा सैटरडे में, ठीक है ना, मतलब 15 दिसंबर 2004 क्या होगी, संडे। अब देखिए संडे, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, 22 दिसंबर क्या है। अब अगर 15 दिसंबर संडे है, जरा 15 को हम ऐड करेंगे +7, ठीक है ना, हम देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होगा, तो 15 7 8 9 10 11 12 तो हमें मिला 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर 2004 के दिन भी क्या होगी, संडे, इस दिन भी संडे हो गया। देखिए लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा समझना है कॉन्सेप्ट को। 17 दिसंबर 2002 सैटरडे है, मैंने बोला 16 दिसंबर 2003 भी सैटरडे ही होगी। क्यों सैटरडे होगी, इसीलिए सैटरडे होगी क्योंकि ये जनरल ईयर है। लेकिन यहाँ पे जनरल ईयर लीप ईयर है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया एक दिन बढ़ गया, ये आपको याद रखना है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया तो एक दिन तो बढ़ता ही है, एक दिन तो बढ़ता ही है। अब एक दिन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या आया, हमें संडे का कॉन्सेप्ट आया। तो संडे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब हमें आया, ठीक है ना, संडे का कॉन्सेप्ट आया। अब हम देखेंगे, ठीक है ना, 15 दिसंबर संडे है, 22 दिसंबर भी संडे ही होगी। क्यों, एक हफ्ता है, तो हमें पता है कि 7 डेज के बाद फिर से हमारा जो डेज है वो रिपीट होते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा आता है 7th के दिन, ठीक है ना, सपोज संडे, तो फर्स्ट पे फिर से मंडे होगा, लाइकवाइज 7 दिन के बाद ये सारा रिपीट हो जाएगा। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट कैलेंडर के रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा कुलाक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कुलाक के बारे में यहां पर अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अब चलिए, कुलाक में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस एक फार्मूला याद रखनी है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस जाएंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको एक फार्मूला याद रखनी है, बस एक फार्मूला आपको कुलाक में
क्लॉक में। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है जिससे आपके सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या है? बहुत ही इजी फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे मेमोराइज करेंगे। 11/2m इज इक्वल 11/2m इज इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस थीटा। मैं फिर से फार्मूला को लिखूंगा ताकि आपको ये फार्मूला यहीं पे याद रहेगी। 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। 11/2m 30h प्लस माइनस थीटा ये फार्मूला है। m का मतलब है मिनट, h का मतलब है आवर, थीटा का मतलब है एंगल। बस यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, यहीं से सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी फार्मूला से। 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अब देखिए से फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एंगल एट, ठीक है ना, फाइंड द एंगल एट 2:10 o'clock। 2:10 o'clock आपको देखना है इस टाइम पे एंगल क्या है, इस टाइम पे कौन सा एंगल बनेगा। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द एंगल एट 2:10 o'clock। सो ये क्वेश्चन हमें दिया, कैसे सॉल्व करेंगे? सो हमारे पास फॉर्मूला है 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, 11/2 लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। मिनट का टाइम हमारे पास क्या है? 10 है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चले ठीक है 11/2m, m का मतलब है मिनट, तो लिखेंगे यहाँ पे इंटू 10 इक्वल टू 30 फार्मूला का है। फिर h आवर क्या है? इंटू 2 प्लस माइनस थीटा। सर ये प्लस माइनस थीटा हम क्यों लिखते हैं? बस जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा हमने यहाँ पे माइनस क्यों प्लेस किया, ये प्लस माइनस का लॉजिक क्या है। अब देखिए 2 को काटेंगे यहाँ से, 2 5 10, तो आपका आएगा 55, तो 30 इंटू 2 आपका आएगा 60 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए जब हम इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे तो हम करेंगे 55 माइनस 60, मतलब छोटे में से ही माइनस करना है बड़ा, तो आपका आंसर आएगा -5। अब देखिए यहाँ पर थीटा है लेकिन प्लस माइनस थीटा है, तो हम लेंगे माइनस थीटा ताकि हमारा जो ये माइनस ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो थीटा का जो आंसर आएगा 5। इन केसेस में एंगल कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। सो इसका मतलब ये हुआ थीटा आपका आएगा 5। तो इसका जो आंसर आएगा थीटा दैट इज 5। तो कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये थीटा जो है क्या है, दैट्स 5 डिग्री, तो ये आंसर आपको निकालना पड़ता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा और मैं देखूंगा क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सपोज मैं यहां पे लिखूंगा 10:40, एंगल निकालना है एट 10:40 o'clock। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, खुद से ही सॉल्व करोगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शंस में बहुत ही एक्टिव रहते हो, हम बहुत ही खुश होते हैं आपकी कमेंट्स देखकर, क्योंकि आपने बहुत अच्छी कमेंट्स की होती है वहां पे, और साथ ही साथ आपने क्वेश्चंस कंफ्यूजन को भी वहीं पे जो है डाला होता है। बहुत ही खुशी मिलती है और हम अगले सेशन में कोशिश करते हैं कि वो कंफ्यूजन आपका दूर करने की। जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा बस आपको क्या करना है, कमेंट में जाना है, कमेंट करनी है, कंफ्यूजन डालना है, कोई क्वेश्चन होगा वो डालना है। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में हम वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर करें, क्योंकि हमारा काम है आपको समझाना, हमारा काम है आपको बस लॉजिक देना, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस घर में करनी है। अब चलिए फाइंड द एंगल एट 10:40 o'clock। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है 11/2m, ठीक है ना, 11/2m, what is m here, that is 40 equal to 11/2, ठीक है ना, m equal to 30h, what's h, it's 10 plus minus theta। That's what we have to calculate. We have to calculate angle. Angle is represented by theta here, so no need to get confused here. ठीक है ना, when I say angle I actually mean theta and angle are the same. So in the question they will be asked to find the angle. So what you have to do, you have to simply in the formula you have to just keep it here and you will get the answer। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 2 0 जा, तो जब 11 को 20 से इंटू करेंगे तो 220 मिलेगा, ठीक है ना। 30 इंटू 10 आपका क्या मिलेगा, ठीक है ना,
300 आपका मिलेगा प्लस माइनस थीटा। अब देखिए 220 में से ही माइनस करना है 300 को, तो आपका माइनस 80 मिलेगा। अब प्लस माइनस थीटा है तो माइनस थीटा लेंगे तो थीटा आपका आएगा 80 डिग्री। सो एंगल जो बनेगा 10:40 ओ क्लॉक के बीच, तो 10:40 के टाइम जो एंगल बनेगा दैट इज 80 डिग्री। सो जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। समझने की बात यही है सर ये एंगल क्या होता है। अब सपोज अभी ये टाइम हुआ है तो एंगल क्या बना है, अभी ये टाइम हुआ है तो इनके बीच एंगल क्या बना है, दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। आवर एंड मिनट हैंड मतलब ये एंगल क्या बना हुआ है। सो यही इनसे हम कैलकुलेट करते हैं। बस ये है एक टाइप के क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें और भी एक टाइप है जिससे क्वेश्चन एसएसबी पूछ सकता है, और वो क्या है मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस लिखूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ये था आपका सिंपली थीटा कैलकुलेट यानी एंगल कैलकुलेट करने की फॉर्मूला। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा एंगल कैलकुलेट करने को, या आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वाटर इमेज या मिरर इमेज। ठीक है ना। नाउ अब हम देखेंगे ये क्या मसला है, मिरर का क्या मसला है, वाटर का क्या मसला है। मिरर इमेज और वाटर इमेज का क्या मसला है, मिरर इमेज वाटर इमेज। अब देखिए अगर आप सिंपली ठीक है ना शीशे में किसी चीज को देखोगे, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड द मिरर इमेज। अब सपोज यहाँ पे घड़ी है, यहाँ पे घड़ी है। अब इस घड़ी में, ठीक है ना, इस घड़ी में क्या टाइम आया हुआ है 3:12, तो 3 बजे है घड़ी में। अगर आप इसके सामने मिरर रखोगे तो ये घड़ी कैसे बनेगी। आपने पढ़ा होगा लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जो मिरर फॉलो करता है। तो जब आप मिरर सामने रखोगे तो मिरर में ये इमेज ऐसे बनेगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा थोड़ा सा हो जाएगा तो इमेज इस पैटर्न की बनेगी। देखिए ये जो ये है ना, ये आवर हैंड ये मिरर के करीब है, यहां से भी मिरर के करीब आवर हैंड ही होगा, आवर हैंड ही होगा। तो मतलब 3 बजे के टाइम हमें क्या लगेगा कि 9:12 का, ठीक है ना, 9 बजे का टाइम है। ठीक है, तो ये सारा जो लॉजिक है वो मिरर या वाटर, या अगर आप वाटर में देखोगे, ठीक है ना, आपका एक क्लॉक है, यहां से वाटर है तो वहां पे भी यही सारा प्रोसीजर फॉलो होगा, उल्टा हो जाएगा। बस अब क्वेश्चन अगर पूछा गया यहां से, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। 2 चीजें क्या याद रखनी है, अगर 1 से 11 तक का टाइम होगा, इसके बाद 11 से 1 तक का टाइम होगा, ठीक है ना, अगर 1 से 11 बजे तक का टाइम होगा, ठीक है ना, आपको जनरली क्लॉक ऐसे होता है, ठीक है ना, आपका क्लॉक ऐसे होता है 12, ठीक है ना, 1 2 3 4। अगर 1 से 11 तक का टाइम होगा मतलब मान लो यहां तक, तो आपको क्या करना है, और अगर 11 से 1 बजे तक का टाइम होगा तो आपको क्या करना है, बस यहां पर 1160 में से उस टाइम को माइनस करना है जो दिया गया होगा, यहां पे 2360 में से उस टाइम को माइनस करना है जो दिया गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, इतना ही क्या करना है। अगर 1 से 11 बजे तक का टाइम होगा 1160 में से उस नंबर को माइनस करिए, अगर 11 से 1 तक होगा तो 2360 में से उस टाइम को माइनस करिए, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो 12 है ये और ये है 24। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है ना, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा। 10 बजे आपको मिरर इमेज निकालनी है। 10 बजे का टाइम है, आपको एग्जाम में पूछा गया है कि 10 बजे का टाइम है, आप मिरर इमेज निकालिए। आप 10, ठीक है ना, कि मिरर इमेज निकालिए, 10 AM की मिरर इमेज निकालिए। अभी मैंने आपको बोला अगर 1 से 11 तक हमें जाना है, 1 से 11 तक हमें जाना है तो 1160 में से वो माइनस करना है। अब देखिए 1160 इसमें से माइनस करेंगे 10, ठीक है ना, तो ये 60 आएगा, ये 1 आएगा, 160 का मतलब है 2 o'clock, ठीक है ना, 160 का मतलब है 2 o'clock। मतलब की बात यह है कि 10 बजे के टाइम उल्टा हो जाएगा और आपको 2 पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, इसका जो है मिरर इमेज जो है वो 2 पे मिलेगी। मतलब सपोज यहां पर जो आपको आएगा, देखिए यहां पे टाइम है 10, तो 10 के टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन अब जब क्या होगा, जब हम इसको मिरर में देखेंगे, तो मिरर में देखने के बाद ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, 2 का टाइम होगा, सो 2 o'clock होगा। सो 10 बजे के टाइम मिरर o'clock क्या होगा, मिरर इमेज। सो 10 बजे की जो मिरर इमेज होगी क्या बनेगी, 10 बजे की मिरर इमेज 2 बजे, ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आया। अब चलिए एक और एग्जांपल यहां पर करेंगे और इस एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब से फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि 12 के टाइम, ठीक है ना, 12 के टाइम
मिरर इमेज क्या होगी? अब कोई भी बता सकता है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 12 के टाइम मिरर इमेज भी 12 होगी। जरा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला अगर 11 से ऊपर चले जाएंगे तो 360 में से माइनस करेंगे 12, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा आपको 0, यहाँ से 60। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, 1 1160। सो 1160 का मतलब है 12। सो 12 की मिरर इमेज 12, ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। और एक एग्जांपल यहां पर करेंगे 1030 की मिरर इमेज। 1030 की मिरर इमेज, अब 1030 की मिरर इमेज कैसे अब हम निकालेंगे? सो 1160 में से माइनस करेंगे 1030 को, सो आपको क्या मिलेगा 130। सो 1030 की मिरर इमेज 130। बस मिरर इमेज में यही चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर एग्जाम में होगा वाटर इमेज तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। वैसे मैं आपको बताते चलो यहाँ पर के मिरर इमेज से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एसएसबी क्वेश्चन कहां से पूछेगा ये किसी को भी पता नहीं होता है, क्योंकि एसएसबी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। एसएसबी ने दिखाया है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए हमें हर कोई चीज अच्छे से पढ़नी होती है। लेकिन कैलेंडर में से क्वेश्चन आपका तो आया, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल पक्का है कि कैलेंडर में से एक क्वेश्चन पक्का है। अब मिरर इमेज या वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। बस फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला को याद रखना है, और बस यहाँ पे ये दो चीजें याद रखनी है। 1160 में से माइनस 2360 में से माइनस, आपका सारा काम यहाँ पर क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम वाइंड अप करेंगे हमारा ये कैलेंडर और क्लॉक का कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू।